नमस्कार, स्वागत है आपका। और बात आज रबर की करेंगे, जहां पर अगर आंकड़ों की माने तो भारतीय बाजारों में 2023 में हमने रबर की कीमतें घटते हुए देखी, जो कि 7 से 8% पिछले साल के मुकाबले से कम रही। वहीं उसके एकदम ऑपोजिट ग्लोबल मार्केट्स में रबर की कीमतें करीब करीब 18 से 20% तक चढ़ी हैं। ऐसे में भारतीय इंडस्ट्री इसे कैसे देखती है, किस तरह के इंपोर्ट्स करने रह सकते हैं इस साल भी यहाँ पर, और भावों और डिमांड को लेकर अब क्या सेंस है, यही जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज एक्यूमेन कैपिटल के एमडी अक्षय अग्रवाल और बोनाफाइड रबर एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग पार्टनर केतन जोशी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। केतन जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह की रबर डिमांड पिछले साल हमने देखी है, ऑफ कोर्स ऑटो इंडस्ट्री थोड़ी सी स्लो डाउन में करती हुई नजर आई, लेकिन एक्स टायर कंपनीज में यहाँ पर डिमांड अच्छी खासी रही। जिस तरह जितना रबर इंडिया प्रोड्यूस करता है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हम रबर हर साल इंपोर्ट भी करते हैं। तो अगर ईयर ऑन ईयर की यहाँ पर बात की जाए तो किस तरह की डिमांड और कैसे इंपोर्ट्स देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में सप्लाई पोजीशन टाइट है। प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द रेट्स बीइंग लो नहीं हो रहा है। देयर इज नो इंसेंटिव फॉर द फार्मर टू प्रोड्यूस मोर, so that is a real shortage of material here. So we have to depend totally on imports, whatever be the price. We cannot match the supply or the requirement of our tire companies and our rubber industry. केतन जी, कितना इंपोर्ट करा है हमने 2023 में, कितना करना पड़ सकता है 2024 में? करीब 5.5 लाख टन इंपोर्ट हुआ है, और आई थिंक दैट इज द क्वांटिटी, एंड स्लाइटली हायर आल्सो वी मे नीड टू इंपोर्ट टू मैच द गैप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन इंडिया। अक्षय, बिकॉज रेट्स यहाँ पर लो रहे हैं और जैसे केतन जी कह भी रहे थे कि उसी वजह से प्रोडक्शन भी यहाँ पर कमज़ोर होती हुई नजर आई है। अगर ईयर ऑन ईयर इंडियन रबर प्राइसेस देखें तो आप कैसे देखते हैं, और जो इंटरनेशनल मार्केट्स में तेज़ी है वो हमारे इंपोर्ट्स में कैसे कैलकुलेशंस होती हैं? सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आपको भी एंड आपके सारे व्यूअर्स को भी। जनरली हमारा आउटलुक इस साल बुलिश है। पिछले साल जनरली जो साउथ ईस्टियन कंट्रीज हैं, मतलब जो जैसे वियतनाम है, थाईलैंड है, यहाँ से प्रोडक्शन कम हुआ था बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड वहाँ पे कुछ बीमारी भी हो गई थी ट्रीज में, उसके कारण कम था प्रोडक्शन। इस साल लेकिन बिकॉज कंजम्पशन रीजनेबली एक थोड़ा सा ग्रो होने का एक्सपेक्टेशन है, वी एक्सपेक्ट कि प्राइसेस थोड़े बढ़ेंगे। अभी जैसे तकरीबन 155 के अराउंड है, दैट शुड गो टू अबाउट 156, हमको ऐसा लग रहा है। इंडिया जो है अभी तकरीबन 40% जो उनकी डिमांड है वो इंपोर्ट कर रहा है, एंड आई एक्सपेक्ट कि ये जो 40% है ये प्रोबेबली 45-50% ऑफ जो रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट होगी, तो इंपोर्ट बढ़ने वाला है। तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स एक तेजी ही हमको लग रही है। अक्षय, अगर हम प्राइसेस देखें तो 2022 में 170 रुपए प्रति किलो का भी लेवल बनता हुआ नजर आया था। एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा, 155 के आसपास है। जिस तरह की तेजी 2022 में देखने को मिली थी, क्या आप उसको फिर से आता हुआ देखते हैं? उतनी ज्यादा तेजी तो इट विल डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशंस, बट आई थिंक सेफली एक 165 रेंज बाय मार्च आना चाहिए। उसके बाद विल टेक इट फॉरवर्ड एज इट कम्स, बिकॉज सबसे बड़ा इसमें फैक्टर होता है आपका वेदर का। तो अगर वेदर अच्छा रहा, प्रोडक्शन ठीक रहा, तो इट सॉफ्टन्स द प्राइसेस, एंड पिछले साल की जैसे अगर वेदर खराब रहा तो प्राइसेस कैन शूट अप। डिमांड के बारे में आप दोनों से ही बात करना चाहेंगे, और केतन जी पहले आपसे, किस तरह की डिमांड एज ऑफ नाउ यहाँ पर बनते हुए देख रही है, टायर सेक्टर से और एक्स टायर सेक्टर से भी, जो रबर प्रोडक्ट्स हैं? Both are doing well now. Even the small scale sector has started doing well. But unfortunately, the supply position here is very bad due to extreme weather conditions. 15 days back, Kerala had unusual rainfalls, which were continuous northeast monsoon. And now the weather is so hot and dry that the crop is affected both ways. पहले बारिश की वजह से और अब extreme heat की वजह से. So that is definitely going to play a deciding role in the prices of natural rubber in the coming months. सो बेसिकली ये सारा का सारा इसी चीज़ पे आ रहा है कि सप्लाईज को लेकर यहाँ पर चिंता रह सकती है, कि लेकिन क्योंकि सामने मांग भी मैच कर रही है तो बहुत ज़्यादा इजाफा प्राइसेस में नहीं है। अक्षय, आप कैसे देखते हैं डिमांड आगे चलते हुए? अगर कोई परसेंटेज यहाँ पर हमें सेंस दे पाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर? डिमांड बढ़नी चाहिए, इकोनॉमी जनरली स्ट्रांग है, यूएस में भी रिसेशन, अभी सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही है, तो ओवरऑल आई थिंक डिमांड बढ़नी ही चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिमांड इंक्रीज
हम लोग ज्यादा बुलिश हैं कि रबर के भाव बढ़ेंगे। ओवरऑल डिमांड बढ़नी चाहिए इज व्हाट वी फील। ओके, इंडस्ट्री की जहां तक बात है, आप दोनों ने ही हमसे कहा कि कंसर्न्स यहां पर लगातार बनी हुई हैं। केतन जी, ऑफ कोर्स जो 1 फेब को बजट आएगा वो वोट ऑन अकाउंट है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहां पर बाजार को उससे नहीं है। हो सकता है एक फुल फ्लेजेड बजट हम जुलाई में आता हुआ देखें और बियॉन्ड। लेकिन रबर एज एन इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रही है इस साल में रेगुलेटर या गवर्नमेंट की तरफ से? Nothing much. We don't expect any changes in the coming vote on account as well as in the coming future budget because the industry is moving on smoothly, chugging along. So there is no need for any change. That is what I feel. अक्षय, आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है कि इंडस्ट्री को कुछ नहीं चाहिए? एटलीस्ट आप काफी सारे सेक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि हाथ ही मत लगाइए सेक्टर को, कुछ नहीं देना है तो मत दीजिए, कुछ ऐसा मत दीजिए कि इंटरफेरेंस लगे। एग्जैक्टली, आई कंप्लीटली एग्री। आप जो बोले हैं, जो केतन जी बोले हैं, कुछ नहीं हो दैट इटसेल्फ इज गुड न्यूज़। ऑलराइट, प्राइसेस पर अगले पूरे एक साल का भी यहाँ पर व्यू लेना चाहेंगे। एज ऑफ नाउ जैसे आपने कहा, अक्षय जी ने तो कहा कि 165 तक भी जा सकता है, लेकिन मच वुड डिपेंड कि मांग कैसी है और वेदर आगे कैसा है। केतन जी, आप कैसे देखते हैं, किस तरह का प्राइस प्रोजेक्शंस 2024 के लिए करना चाहेंगे? I think they will definitely be last year's prices. It may cross those levels also because I don't foresee any change in the weather pattern except for getting more hotter, which is detrimental to the crop, and we are leaning towards the end of the peak season. केतन जी, इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें तो जैसे आपने कहा 35-40% हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है अपनी ज़रूरतों का, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रबर के प्राइसेस ऑन द हायर साइड रहे हैं। कैसे वो आप एज एन इनपुट कॉस्ट देखते हैं फिर? वहाँ भी ड्यू टू डिजीज एंड वेदर द क्रॉप, basically Thailand is the largest producer. Their crop is affected by around 6%. Indonesia may be affected हुआ है. So overall the biggest producers there have definitely bad crop. So that will lead to a higher levels of prices this year. अक्षय, आप कैसे देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स को एज ऑफ नाउ? क्योंकि चाहे एल निनो है, क्रॉप्स हम ऑलरेडी यहाँ पर कम होता हुआ देख रहे हैं, आगे अगर चाइना की डिमांड भी निकल के आती है तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर प्राइसेस पे पड़ेगा, यानी कि डाउनसाइड कम है, अपसाइड की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। एग्जैक्टली, आई थिंक अभी अपसाइड एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। इसकी जो सप्लाई है वो टाइट रहेगी। आइवरी कोस्ट में थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा है, बट दैट इज नॉट गुड इनफ टू मेक अप जो बाकी जो प्रोडक्शन लॉस है। तो ओवरऑल पूरे साल आई थिंक वो एक टाइटनेस रहेगा प्रोडक्शन में, जिसके कारण तेजी बनी रहेगी। ऑलराइट, तो हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि तेजी आकर रबर के प्राइसेस में रह सकती है। भारतीय बाजारों में डिमांड इंप्रूव होते हुए नजर आई है, और जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं जैसे कि इंडोनेशिया और थाईलैंड, यहाँ पर भी प्रोडक्शन को लेकर चिंताएं हैं। आगे वेदर को वॉच करना होगा, तो इसका सपोर्ट प्राइसेस में मिल सकता है। अक्षय, केतन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एंड रबर इंडस्ट्री पे ओवरऑल हमारे साथ ये चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे एंजल वन लिमिटेड के डीवीपी रिसर्च नॉन एग्री कमोडिटीज एंड करेंसीज प्रथमेश माल्या एंड एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड की एवीपी कमोडिटी रिसर्च वंदना भारती। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे कि कैसे कारोबार करें आप इस साल के पहले दिन और पहले हफ्ते में एक्चुअली इन सभी कमोडिटीज में। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. स्वागत है आपका, और बात अब करेंगे कि आप कारोबार की शुरुआत कैसे करें 2024 में। आज तो ऑफ कोर्स काफ़ी सारे बाजार बंद हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, जहां पर वॉल्यूम्स काफ़ी कम देखने को मिलने वाली हैं। इवनिंग सेशन इन एनी वेज यहाँ पर ऑन द वीकर साइड है। आपसे जानना चाहेंगे प्रथमेश, जिस तरह की शुरुआत है जहां पर बाजार को लगता है कि रेट कट्स होंगे, डॉलर इंडेक्स अभी भी ऑन द वीकर साइड है, ऑफ कोर्स अभी तक बाजार खुले भी नहीं है ठीक से, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर में कैसे करें कारोबार? गुड इवनिंग मनीषा, हैप्पी न्यू ईयर आपको। 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। सब कुछ फैक्टर्ड इन है कि आई थिंक 3 रेट कट्स, बाद में फिर डॉलर इंडेक्स वीक, आपके ये बॉन्ड यील्ड्स गिर रहे हैं, सब कुछ एक सेटअप बना रहा है। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही कमोडिटी को अपसाइड पोटेंशियल और मोमेंटम देने के लिए, बट फिलहाल बिकॉज फर्स्ट डे है और प्लस मार्केट क्लोज्ड है, ट्रेड न करने की सलाह रहेगी। और स्ट्रैटेजीज में भी अगर करना है तो करे, वरना नहीं करे। बट मेरे ख्याल से गोल्ड स्पेसिफिकली 2024 के लिए मेरे ख्याल से नेक्स्ट टारगेट जो है $2,350 अपसाइड यहाँ से देखने को मिल सकता है, और सिल्वर में वैसे $30 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो गोल्ड एंड सिल्वर ब्राइट रहेगा 2024।
साथ ही अगर प्रथमेश यहाँ पर मेटल्स की बात की जाए तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर भरोसा जताया है, लेकिन कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जब 2023 की शुरुआत थी तब भी ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि मेटल्स यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग थी। हमने हाई ज़रूर बनते हुए देखे, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी मुनाफा वसूली, क्योंकि चाइना की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आया। अब एक नए साल की शुरुआत है, इस सेक्टर को कैसे देखते हैं? क्लियरली चाइना की तरफ से जो स्लो डाउन है वो क्लियरली उनके इन्फ्लेशन नंबर्स में क्लियरली विजिबल है। डिफ्लेशन का सिनेरियो है। ओवरऑल मेरे ख्याल से मॉनेटरी पॉलिसीज का सपोर्ट पे ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बेस मेटल्स को कुछ मोमेंटम मिल सकता है। बट मेरे ख्याल से ज्यादा फेवरेबल पिक अगर चाइना की तरफ से कुछ भी आना है और उसका सपोर्ट अगर कोई भी कमोडिटी को मिलना है तो कॉपर रहेगा। मेरे ख्याल से 2024 में चाइना की तरफ से सपोर्ट दिखता है, पॉसिबली सेकेंड हाफ में 820 से 840 तक आपको कॉपर एज अ कमोडिटी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है 2024। एक अच्छी शुरुआत जो इंडियन मार्केट्स के लिए शायद है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस की गिरावट। पिछले साल 10% की गिरावट देखने को मिली है। 2024 की शुरुआत कोई बहुत स्ट्रांग नहीं हुई है। कच्चे तेल में अभी भी काफ़ी सपाट कारोबार हमने आज बनता हुआ देखा। ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स कम है, वो हम बार बार यहाँ पर कैवियत दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ही फ्लैट काइंड ऑफ कारोबार यहाँ पर। क्रूड को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अच्छी खासी प्रोडक्शन यहाँ पर यूएस की तरफ से है। आईईए का कहना है कि नॉट जस्ट यूएस, कनाडा, ब्राज़ील, 2-3 और कंट्रीज़ की तरफ से यहाँ पर रिकॉर्ड नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, और सामने डिमांड ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन मार्क है। थिंक क्लियरली मनीषा फंडामेंटल फैक्टर जो है क्लियरली आउटलाइंड है। सप्लाई साइड ज्यादा फेवरेबल है, इसलिए ऑयल साइड का ऑफसाइड जाना अनलेस एंड अनटिल कोई नया फैक्टर आए, वेदर इट इज जियोपॉलिटिकल या फिर सप्लाई को लेकर या फिर कोई नया और उभर कर आए, तो अगर ऑफसाइड आती है तो क्लियरली वोलेटिलिटी होगी इस काउंटर में, और ऑफसाइड वाला भाव जो 95 तक के पास ही रहेगा। अदरवाइज मैं स्टेबलाइज होते हुए देख रहा हूँ क्रूड को 75 और $80 के बीच में रेंज में। यहाँ से आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी ऑफसाइड में नहीं मिलेंगी मेरे ख्याल से। इस काउंटर में 2024 में फर्स्ट हाफ में ओवर सप्लाई रहने के कारण एक करेक्शन का दौर जारी रहेगा। ऑलराइट, जो एक अच्छी खबर रह सकती है ऑफ कोर्स रुपए के लिए और इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए भी, और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका जो ओवरऑल जीडीपी है वहाँ पर भी इसको सपोर्ट मिलता है। लेकिन बात एग्री कमोडिटीज़ की अब यहाँ पर कर लेते हैं। और पिछले साल हमने ऑल टाइम हाइज या नियर हाइज यहाँ पर स्पाइसेस में बनते हुए देखे थे। वंदना, आपको भी नए वर्ष की शुभकामनाएं, और इसी सेक्टर के साथ भी शुरुआत करेंगे। क्या यहाँ पर इस साल भी फायरवर्क्स देखे जा सकते हैं? मनीषा, सबसे पहले आपको सीएनबीसी की टीम को और व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। और मुझे लग रहा है कि जो हम लोगों ने 2023 में देखा था एक रन अप आता हुआ, वो शायद इस बार मिसिंग होगा। लेकिन थोड़ा सा अपसाइड मुझे लग रहा है कि इन कमोडिटी में फिर से आ सकती है। खासकर मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा हम कोरिएंडर प्राइसेस में एक अपसाइड मूव आता हुआ देख सकते हैं। सप्लाई साइड यहाँ पे थोड़ा श्रिंक होने की यहाँ पे संभावना है, और साथ में ये ऐसा काउंटर है जिसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन के साथ साथ एक्सपोर्ट डिमांड बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। तो ये ट्रिगर आते ही मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड देखने को मिलेगा कोरिएंडर में। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे टर्मरिक रहेगी। मुझे लग रहा है कि इसमें प्राइसेस एक बार 17-18,000 तक जा सकते हैं ईयर एंड तक। ये एक टारगेट रहेगा पीक डिमांड सीजन में। लेकिन अगर कोरिएंडर की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में डिप पे जरूर बाइंग करनी चाहिए और थोड़ा मॉडरेट टारगेट लेके चलना होगा। और अगर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 8400 के करीब रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 8800 की तरफ रहेगा, और जो टाइम पीरियड होगा ये करीब करीब 1 से 1.5 महीने तक का टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जो बाइंग है वो आनी चाहिए यहाँ पे। जीरे में मुझे लग रहा है कि जो मेजर एक सपोर्ट जोन था 32,000 को करीब करीब उसने ब्रेक किया है, तो न्यू सपोर्ट जोन मुझे लग रहा है कि करीब करीब 26,000 बनता हुआ यहाँ पे दिखेगा। और इंडियन पैरिटी कॉम्पिटिटिव होगी इंटरनेशनल मार्केट में, तो मुझे लग रहा है कि न्यू ईयर का ये जो डल ट्रेडिंग एक्टिविटीज का समय जैसे ही निकलेगा वहां पे एक बाइंग आता हुआ हम देख सकते हैं। 1-2 अपर सर्किट जीरे में एक्सपेक्टेड है, उसके बाद प्राइसेस फिर से कंसोलिडेशन मोड में आ सकता है। ऑलराइट, जीरा एक्चुअली किंग ऑफ सर्किट्स यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे। वंदना, एक और सेक्टर वो है गुआर, और 2023 कोई बहुत बेहतरीन नहीं रहा इस कमोडिटी के लिए, लेकिन जितने भी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट से हमने बात की है उनका कहना है कि ये सेल लेवल्स भी नहीं है। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। यहाँ पे बात हो रही थी कि प्रोडक्शन बहुत कम है, इसके बावजूद हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा ट्रिगर आता हुआ यहाँ पे नहीं देखा।
थ्रू आउट ये बात हुई थी कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम है, तो यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिलेगा। इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, चूरी कोरमा का डिमांड यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, ग्वार मील का डिमांड इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एक बेस बनना चाहिए। ग्वार सीड की बात की जाए तो 5200 एक बहुत बढ़िया बेस रहेगा। ग्वारगम मुझे 10,200 के करीब बहुत बढ़िया बेस लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ग्वार मील की डिमांड यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, अगर गम में वो एक्सपोर्ट का डिमांड थोड़ा इंप्रूव होता है, अगेन ये एक्सपोर्ट कमोडिटी है, तो मेरे ख्याल से एक अपसाइड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 24 में मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ कि एक बिल्कुल नॉट वॉट एकदम मूवमेंट इसमें आएगी, लेकिन 6200 6400 तक प्राइसेस मुझे लग रहा है कि जाना चाहिए। ये पूरा ईयरली मेरा टारगेट रहेगा। और ग्वारगा में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 14-15,000 तक जा सकता है, तो मेरे ख्याल से 5200 पे प्रिपेयर रहना चाहिए कि वहां से एक डिप पे बाइंग आएगी। और अपसाइड जो होगा करीब करीब मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए 56-5700 तक हो सकता है। ऑलराइट, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ग्वार में ढूंढनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की बात की जाए वंदना, तो रबर को आप कैसे देखेंगी, बिकॉज रादर कॉटन को आप कैसे देखेंगी, क्योंकि यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में ऑन ग्राउंड डोमेस्टिक डिमांड हल्की सी वीक है, लेकिन बाजार ये मान रहा है कि एक्सपोर्ट की मांग यहाँ पर बढ़ सकती है। रबर को डिकपल होता हुआ हम लोगों ने देखा है, और काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन था ये इंडियन मार्केट के लिए। मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में 256 के करीब ये ट्रेड हो रहा है, यहाँ से थोड़ी सी बाइंग रिटर्न आनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो ऑटोमोबाइल का जो एक सेक्टर है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है 2023 में, तो वो एक मुझे एक पॉजिटिव यहाँ पे एक इंडिकेशंस दे रहा है। और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 285 290 तक के जो लेवल्स है वो आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में यहाँ पे। अगर कॉटन की बात की जाए तो मुझे कॉटन में ज्यादा कॉन्फिडेंट मूव लग रहा है। मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में टेक्निकल चार्ट पे भी एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, और कॉटन कैंडी में भी मुझे यहाँ से बाइंग नजर आ रही है, और कपास में भी मुझे लग रहा है कि स्लो लेकिन यहाँ पे एक जो बाइंग है वो रिटर्न आनी चाहिए। तो करीब करीब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर कपास की बात की जाए तो 100 से 125 तक रुपए तक का जो मूव है अपसाइड का, करीब करीब 1620 तक का जो अपसाइड मूव है वो मुझे आता और दिखता है कि मतलब ये आना चाहिए यहाँ पे। कॉटन कैंडी की बात की जाए तो वहां पे भी 1000-1200 तक का जो अपसाइड मूव है वो आना चाहिए। और इंटरनेशनली इस बार मुझे लग रहा है कि जो टेक्निकल चार्ट पे अपसाइड है वो घरेलू बाजार में भी एक पॉजिटिव ट्रिगर देगा। तो ये इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ की बात है, लेकिन एक नज़र यहाँ पर डॉलर इंडेक्स पे डाल लेते हैं, जहाँ पर पिछले साल 2% की गिरावट देखने को मिली, जिसका फ़ायदा हमने काफ़ी कमोडिटीज़ में आता हुआ देखा भी। प्रथमेश, अब यहाँ से डॉलर इंडेक्स में क्या एक्सपेक्टेशन है? 114 का लेवल 101 तक आता हुआ नजर आया है, क्या यहाँ से और गिरावट की एक्सपेक्टेशन? क्लियरली इंटरेस्ट रेट कट्स जो है फेवरेबल प्लेस बना रहा है डॉलर इंडेक्स को और नीचे गिरावट करने के लिए। मेरे ख्याल से 100 मेक या ब्रेक सिचुएशन होगा। 100 के नीचे पॉसिबिलिटी जो नीचे वाला भाव और 96 तक के लिए पॉसिबिलिटी ओपन हो जाता है इसके लिए। और डॉलर इंडेक्स गिरावट कमोडिटीज के लिए फेवरेबल है, काफी अच्छा कोरिलेशन यहाँ पे बैठता है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट भाव जो 96 तक के लिए आपको डॉलर इंडेक्स वीकनेस देखने को मिलता है। ऑलराइट, वो एक सपोर्टिव फैक्टर रह सकता है आगे जाकर कमोडिटीज़ के लिए भी। ऑफ कोर्स हमने आपको अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा ये बताने की कोशिश करी है कि पहले हफ्ते आप किस तरह से कारोबार कर सकते हैं और कौन से फैक्टर्स यहाँ पर फैक्टर्ड इन हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ऑफ कोर्स यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट टारगेट्स में बनती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया प्रथमेश और वंदना, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों का साल मंगलमय हो। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।